हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं और ये उसका 7 पार्ट है, जिसमें हम प्लांट की लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन प्लांट्स बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल्स कैन डिवाइड बाई माइटोसिस। जो प्लांट्स हैं उसमें हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों तरह की सेल्स होती हैं, तो वो किसके थ्रू डिवाइड करती हैं? वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज हैप्लोइड एंड डिप्लोइड। तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये दो तरह की सेल्स को मतलब दो तरह की प्लांट बॉडी को बना सकती हैं, जैसे कि हैप्लोइड या फिर डिप्लोइड। द हैप्लोइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाई माइटोसिस। जो हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है फिर वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट को बनाती है। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट, और उस प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड्स बाई माइटोसिस टू प्रोड्यूस द डिप्लोइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ऑब्वियसली हमें पता है फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू और बनाता है वो डिप्लोइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी को बनाता है। ठीक है, डिप्लोइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा। हैप्लोइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय म्यूसिस। फिर इससे जो बनते हैं स्पोर वो कैसे होते हैं? वो हैप्लोइड होते हैं, यानी कि जो हैप्लोइड स्पोर होते हैं वो म्यूसिस के थ्रू प्लांट बॉडी बनाते हैं नहीं। ठीक है, these in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. thus during of the life cycle ऊपर कर देते हैं इसे। हाँ, इसमें जो प्लांट बॉडी होती है, जो हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है, वो फिर हम आगे देखने के लिए भी मिलती है। thus during the life cycle of any sexually reproducing plants there is an alternation of generation between gametes producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। इनमें फिर क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होती हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें गैमेट भी प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर भी प्रोड्यूस होते हैं। जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम हैप्लोइड गैमेटोफाइट कहते हैं, और जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम डिप्लोइड स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। However, different plant groups as well as individual representing them differ in following patterns। इनमें जो प्लांट अलग अलग प्लांट्स हैं उनके ग्रुप्स हैं, तो वो किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं अलग अलग, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला देखते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई वन सेल जाइगोट। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें हमें वन सेल जाइगोट ही मिलता है देखने के लिए। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करता है। म्यूसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर। जो जाइगोट है उसमें जब म्यूसिस होता है तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें हैप्लोइड स्पोर्स मिलते हैं। द हैप्लोइड स्पोर्स डिवाइड म्यूटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। अब जो हैप्लोइड स्पोर है वो डिवाइड करते हैं और उसके बाद वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट फेज होती है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज हैप्लोइंटिक। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मैनी एल्गी सच एज वॉल्वेक्स, स्पायर वगैरह एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। मोस्टली जो एल्गी होती हैं उनमें हमें हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलती है, और उसके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, वॉल्वेक्स है, स्पायर वगैरह है, और कुछ स्पीसीज जो होती हैं क्लेमाइडोमोनास की भी हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल को पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन अदर एक्सट्रीम इज द टाइप wherein the diploid sporophyte is dominant photosynthetic independent phase of the plants। तो जो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है उसमें क्या है, उस फेज में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट फेज देखने के लिए मिलती है। यानी कि जो डिप्लोइड स्पोरोफाइट होता है उसमें हमें डोमिनेंट भी कैरेक्टर मिलेगा है, फोटोसिंथेटिक मिलेगा और साथ में इंडिपेंडेंट फेज भी देखने के लिए मिलती है। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लोइड गैमेटोफाइट। इसमें जो गैमेटोफाइट फेज होती है उसे हम सिंगल और फ्यू हैप्लोइडिक गैमेटोफाइट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज डिप्लोइडिक। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं।
एन एल्गा फ्यूकस स्पीसीज रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। इसमें जो एल्गा स्पीसीज होती है वो रिप्रेजेंट करती है एल्गा को, ठीक है। जैसे कि जो फ्यूकस स्पीसीज है वैसे तो वो एल्गा है, और मोस्टली जो एल्गा होते हैं उन सबको हैप्लॉन्टिक में रखा गया है, लेकिन फ्यूकस की स्पीसीज होती हैं वो डिप्लॉन्टिक में प्रेजेंट होती हैं। In addition, all seed-bearing plants, gymnosperms and angiosperm follow this pattern with some variations, wherein the gametophyte phase is few to multicell। इसमें जैसे कि जो शीट बेयरिंग यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पता है शीट्स होती हैं, तो वो भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनमें कुछ वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। उनकी गैमेटोफाइटिक जो फेज़ होती है वो फ्यू मल्टी सेल्ड होती है, ठीक है। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उन्हें हमें ध्यान रखना है कि हैप्लॉन्टिक में मोस्टली एल्गी होते हैं, और डिप्लॉन्टिक में एक एल्गा स्पीसीज है यानी कि फ्यूकस की, और बाकी तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बोथ फेज आर मल्टीसेलर। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं उन दोनों में हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज देखने के लिए मिलती है, और इनकी जो फेज़ होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलर होती है दोनों की। हाउएवर दे डिफर इन दियर डोमिनेंट फेज। अब ये भी देखते हैं कि इनमें किस तरीके से डिफरेंट होता है इनकी डोमिनेंट फेजेस में। तो आगे देखते हैं। A dominant independent photosynthetic thyroid or erect phase is represented by a haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular saprophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पैटर्न के बारे में जानते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हैप्लॉइडिक जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थायराइड होता है, और साथ में इरेक्ट फेज होती है, ठीक है। तो इतनी बात हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के बारे में कहा गया है, और कहा गया है कि वो अल्टरनेट करता है शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर स्पोरोफाइट के लिए। स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज नहीं होती है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होती है, इसीलिए जो स्पोरोफाइट है वो टोटली और पार्शली डिपेंड होता है अपने एनकरेजमेंट के लिए और नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट पे, ठीक है। इसीलिए गैमेटोफाइट क्या होती है, डोमिनेंट फेज होती है और ब्रायोफाइट में। आगे है द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। अब जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है तो उसमें जो डोमिनेट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक और साथ में वेस्कुलर प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलर सैप्रोफाइट ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इसमें क्या होता है, जो स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है वो अल्टरनेट कर रही होती है साथ में, वो देखो मल्टीसेलर भी होती है, सैप्रोफाइट भी होती है, और ऑटोट्रॉफिक होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। कौन, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मल्टीसेलर भी है, सैप्रोफाइटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, इंडिपेंडेंट है। तो उसके साथ में वो शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है उसको भी अल्टरनेट कर रही होती है। सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं इस पैटर्न को मतलब फॉलो कर रहे होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो फेज होती है वो डोमिनेंट होती है, और ब्रायोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट जो फेज होती है वो डोमिनेंट होती है। तो इंटरेस्टिंगली while most algal genera are haploidtic, some of them such as Ectocarpus, Polysifonia, Calx are haplodiploidic. Fucus and alga is diploidic. इसमें क्या होता है, जितने भी हैप्लॉइडिक जो जेनेरा है उसमें क्या होता है, सभी एल्गी होते हैं, मोस्टली एल्गी होते हैं। उसके बाद है डिप्लॉइडिक की बात कर रहे हैं, तो जो हैप्लोडिप्लॉइडिक में उसमें इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, फ्यूकस जो है वो डिप्लॉइडिक में आता है, ठीक है। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अब डायग्राम देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। सबसे पहला जो दे रखा है वो है हैप्लॉइडिक। हमें दूर से दिख रहा है कि हैप्लॉइडिक क्यों, क्योंकि इसमें गैमेटोफाइट जो फेज़ है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए गैमेटोफाइटिक फेज़ चली है, इसीलिए इसको हैप्लॉइडिक कहते हैं। और जो हमारी जो डिप्लॉइड फेज़ है वो तो बस ये ब्लू कलर की है, ये इतनी सी है, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करती है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, इसीलिए क्या है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लॉइडिक, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लॉइडिक, उसमें स्पोरोफाइट जो होती है लाइफ साइकिल वो काफ़ी लॉन्ग चलती है, और वो उस पर मतलब कौन डिपेंड करता है, ये जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे यहाँ पे डिपेंड करती है, इसीलिए डिप्लॉइडिक
लाइफ साइकिल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, 50-50 है इसमें। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट भी उतना ही टाइम लेगा और जो स्पोरोफाइट है वो भी उतना ही टाइम लेगा। तो कम्प्लीटली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।